पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, एक शेर है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। मीर भी क्या सादा हैं, बल्कि ये शेर ज़्यादा बेहतर जो है हमारे आज के जो पैनल में गेस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि ये असल में शेर क्या है, क्योंकि मेरी शायरी इतनी अच्छी नहीं है, उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। तो हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का। इसीलिए नाज़रीन जो भी थोड़ी बहुत आगे पीछे हुई, मैंने ये पोइटिक लाइसेंस लिया था कि करेक्शन सेनेटर शिबली फराज साहब करेंगे। सर इसका सही शेर क्या है? नहीं, आप मुझे भी अब इम्तिहान में न डालें। नहीं, मुझसे वो सही बस आपने जो मैसेज कन्वे करना था वो कर दिया। नहीं, मीर भी क्या सादा हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। वाह वाह वाह, क्या नाज़रीन प्यारा शेर है। और इसी शेर की तशरीह जो है ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट उसके सफ़ा नंबर 50 और सफ़ा नंबर 51 पे जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने भी की। वज़ीर आज़म ने जो आवाम के साथ इंटरेक्शन की उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया और कौम को एक एश्योरेंस भी दी कि अब हम नए चेहरे देखेंगे और आज की तारीख को लिख के रख लें। बिल्कुल यही वादा वज़ीर आज़म का था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्च हुई और फिर बाकायदा तौर पे एक अपनी ट्रैजेक्टरी पे गई 2011 के बाद और कौम को उम्मीदें हुई कि एक नया पाकिस्तान बनेगा। आज का नाज़रीन हमारा जो मेन सवाल होगा प्रोग्राम का कि क्या उन पुराने चले हुए कारतूसों से नया पाकिस्तान बन सकता है जो कि हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, जिसको कि कहा जाता है बिग बॉयज क्लब, जो बैठ के एक दूसरे के माली मुफादात, बिजनेस इंटरेस्ट उनका दिफा करते रहते हैं। और इस हवाले से अगर अदील राजा साहब मुझे गो हेड दें तो मैं आपको जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की उस रिपोर्ट का वो बाकायदा पैराग्राफ पढ़ के भी दिखाऊंगा कि उसमें जो चीज़ लिखी हुई है कितने वाज़े अंदाज में लिखी हुई है। और किसी भी आप फौजी से पूछ लें कि चले हुए कारतूस का मतलब क्या होता है, कि एक कारतूस को जब आपने एक दफ़ा फायर कर दिया तो वो चला हुआ कारतूस क्या उतना इफेक्टिव होगा, दोबारा इफेक्टिव होगा? बिल्कुल वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। हर फौजी भी आपको ये बात बता देगा। शायराना अंदाज में सेनेटर शिबली फराज साहब ने ये बात बता दी, वज़ीर आज़म का नया पाकिस्तान बनाने का दावा। तो हमारा आज का नाज़रीन मेन सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब 2.5 साल आपके गुजर गए हैं, 2.5 साल बाद जब आप आवाम के पास दोबारा जाएंगे तो क्या आपके और बहुत अच्छे बहुत काबिल लोग आपके पास मौजूद हैं, पार्लिमान में मौजूद हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपकी पार्टी में इतने कैपेबल लोग हैं और आगे जाके मैं बताऊंगा भी कि किस तरह जो आपकी पार्टी के ओरिजिनल लोग हैं उनकी वजह से आपको पिछले 2.5 साल में शायद कोई एम्बेरसमेंट फेस नहीं करनी पड़ी। जितनी भी एम्बेरसमेंट आपको फेस करनी पड़ी है या जितने सख्त सवालात हुए या जितना मैसअप इस हवाले से हुआ है वो उन पुराने चले हुए कारतूसों की वजह से है। उसी जो बीमार हुए जिसके सबब जिस बारे में कहा था उन्हीं अत्तार के लौंडों की वजह से हुआ जो हर दौर में इस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं। तो क्या वक्त आ गया है कि अब आप डिलीवर करेंगे और अपनी टीम को ये कॉन्फिडेंस देंगे कि जब 2.5 साल बाद वो जाएं तो वो ये ना उन्हें कहना पड़े कि जनाब ये तो वो फलाना तरीन था तो उसके फैसले थे, मैं क्या करता। और हमाद अजहर काफ़ी कॉम्पिटेंट लायक है, नई शख्सियत है, नई थ्योरीज पढ़ के भी आए हुए माशाल्लाह, और आपने उन्हें अगर फाइनेंस की जिम्मेदारी दी है तो लाजमी है कि ऐसे अशखास को उनके साथ बिठा दिया जाए जिन्होंने अपने अदवार में कुछ भी डिलीवर नहीं किया और उनके ऊपर सोने पे सुहागा नैब के मुकदमात हैं, एक नहीं कई मुकदमात हैं और अभी तक उसमें बरी नहीं हुए। और ये वही गैंग है, ग्रुप है, उस ग्रुप के मेंबर्स हैं, बिग बॉयज क्लब के मेंबर हैं, जो सब ये कहते हैं जी बिजनेसमैन को इन नैब कवानीन से रिलीफ दिया जाए ताकि इनके जो बैंक्स चल रहे हैं उसमें जो कुछ कार्रवाइयाँ डलती हैं, जिस तरह फिर सियासत को इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिस तरह फिर बाकायदा तौर पे कैंपेन्स हुकूमत के खिलाफ और इस हुकूमत के खिलाफ भी लॉन्च की गई बाकायदा तौर पे कैम्ब्रिज एनालिटिका के स्टाइल पे, जो कि इस हुकूमत को शायद उस तरह से इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर सकी क्योंकि ये लोकली बैठ के काम करना चाह रहे थे और वो इंटरनेशनली बाकायदा तौर पे आके थीम वर्ड्स और थीम्स चलाई गई जो कि लोगों के जहन में चीज़ें बाकायदा तौर पे बिठाई गई। और शायद वज़ीर आज़म को भी इस चीज़ का इदराक है जब वो अपनी टीम के साथ बार बार मीटिंग्स करते हैं और बताते हैं कि ना ये वाली चीज़ें जाएं और आवाम को बताएं। लेकिन जो इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के साथ बैठ के इन्होंने जो चीज़ें की हैं उसका इफेक्टिवली क्या काउंटर अभी तक किया गया, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम का आगा और बड़ी तफसील के साथ नाज़रीन आपके साथ बात करेंगे और कौन से वजीर किसने क्या किया, कौन से एडवाइज़र किसने क्या डिलीवर किया, कोशिश करेंगे कि आज के इस वक्त में आपको वो भी बताएं। तो इससे पहले कि मैं दूसरी अपनी बड़ी स्टोरी की तरफ आऊँ, इस हवाले से
जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने जो ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट है, इसकी आखिरी दो लाइनें नाज़रीन बहुत ही प्यारी हैं। पेज 50 सफ़ा नंबर 50 की। Nevertheless, the list makes for very interesting reading. Regardless of who is in power, political or otherwise, it is the members of the same target list, or some of them, who are either in power or can be seen wandering in the corridors of power. Their first names may change, but the surname always remains the same. The process is akin to reshuffling a torn deck of cards. एक फटे पुराने ताश के पत्तों की तरह ये पत्ते आगे पीछे किए जा रहे हैं उस ताश की गड्डी में। और 200 अफराद की जो इंटरनेशनल एसेट रिकवरी को लिस्ट दी गई थी जिन्होंने मुशर्रफ के दौर में, ये वही लोग हैं जो आज भी पावर कॉरिडोर्स ऑफ पावर में नजर आते हैं। शायद उनके नाम बदल गए हों, लेकिन सरनेम, उनके जो खानदानी नाम है वो उसी तरह से हैं। और वजीर आजम इमरान खान की काबीना में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। और वजह है, अब सवाल यह है कि क्या वजीर आजम साहब उनसे जान छुड़ा सकेंगे या नहीं, ताकि उनके जो इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे जिन्होंने आवाम को जाके जवाब देना है, अगले 2.5 साल बाद जब ये स्टेज आए तो वो आवाम को बाकायदा तौर पे जवाब दे सकेंगे, हाँ हमने ये फैसले किए। कॉम्पिटेंस लेवल का आप सिर्फ इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शख्स ने जाके आवाम को जवाब देना होता है वो आवाम के मुफादात के फैसले करता है। वो अपने बिजनेस ग्रुप का जो है बिग बॉयज क्लब का है कि किसी कार इंडस्ट्री को हमने सेव करना है तो इंपोर्ट्स पे बैन लगा दो, फलाने एक बैंक को हमने फायदा देना है तो इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दो, और उसके बाद बैठ के सीना को भी करो टीवी चैनल्स पे, देखें ये बड़ा काम खराब किया। ये वो लॉबी है जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन जो जमहूरी तब्दीली है, नए लोग लाने हैं, वज़ीर आज़म ने क्या कहा, देखिए ये है डेमोक्रेटिक चेंज। नए लोग आए हैं जिनको पहली दफा हुकूमत में, ज्यादातर तो हम पहली दफा हुकूमत में आए हैं, जिसके अंदर पुराना स्ट्रक्चर, ज्यादातर वही लोग चीजें बैठे हुए हैं लोग, वो पुराना स्ट्रक्चर है। चेंज तो मैं आज, आप मेरी से आज का दिन नोट करके राइटिंग में मेरे से ले लें कि इसको कोई ताकत आप नहीं रोक सकती। चेंज तो आ रहा है। चेंज ये है कि आज एक वो गवर्नमेंट खड़ी है, वो कहती है आप जो मर्जी कर लें। हमने ये जो केसेस ताकतवर, जो आज तक ताकतवर हमेशा अपने लिए प्रिविलेज पोजीशन समझता था, पुलिस वाला आता था तो उसे कहता था पता नहीं मैं कौन हूं, ये वो गवर्नमेंट है जो पहली दफा किसी को नहीं, यानी जो कानून तोड़ेगा उसके पीछे। आसान नहीं है, ये कभी भी काम आसान नहीं था। जी नाज़रीन, जो भी कानून छोड़ेगा उसके पीछे जाएंगे और ये आसान काम नहीं है। सेनेटर शिबली फराज साहब, इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। आपकी हुकूमत में चंद लोग रूजवेल्ट होटल के पीछे भी पड़े हुए थे जब से आपकी हुकूमत आई, बेचने के चक्कर में थे, कोई जेवी बनाने के। आज रूजवेल्ट होटल का स्टेटस क्या है? देखिए, इसको अटैच कर दिया गया था ऑब्वियसली जो रेकोडेक केस है उसके सिलसिले में, लेकिन फिर हमने उस पर स्टे ले लिया है और इस वक्त स्टे इन प्लेस है। रिकोडिक केस में अटैच कर दिया गया था, यानी कि टेथियन कॉपर कंपनी, उसको मालकाना हकूक दे दिए गए थे अदालत की तरफ से, और पाकिस्तान का ये असासा जो है अब ये स्टे ऑर्डर के अंडर चल रहा है। देखें, बदकिस्मती से जी, बदकिस्मती से ये उसी कहानी की एक किस्त है जो कि आपने अभी अपने इब्तदाइये में भी कही और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो बातें की कल, उससे यही जाहिर होता है कि जिस तरह से इस मुल्क के में हमारे असासों को इंटरेस्ट ग्रुप्स ने किस तरह से उसको अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए मुल्क के जो असासे हैं उनको बुरी तरह से हैंडल किया, ऐसी कंडीशंस दी जिसकी वजह से हमें रेकोडेक जैसा केस जो कि मेरा ग़ालिबन 2003-2004 में ये हुआ था, और हमें उसकी इतने अरसे से जो भी उसकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस थी उसकी वजह से आज हम उसको हम भुगत रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज साहब, अगर इस केस में भी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले आए, जो करप्शन का एलिमेंट आइडेंटिफाई हुआ था, करप्ट अफराद को सज़ा दी गई होती, तो आज ये $6 बिलियन की हमें पेनल्टी पड़ती बतौर हुकूमत पाकिस्तान, बतौर रियासत पाकिस्तान। क्या ये वो कीमत है जो हम बैकग्राउंड डील्स की अदा करते हैं बहैसियत कौम, जो हम मिडनाइट डील्स की हम अदा करते हैं कीमतें कि नहीं यार इसको छोड़ दो, ये तो बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है, नहीं यार इसको छोड़ दो, छोटे मोटी करप्शन तो बिजनेसमैन करते रहते हैं, इनको जाने दो, इनको नैब के परव्यू से बिजनेसमैन को निकाल दो। और आपकी हुकूमत में बैठे लोगों ने भी इस चीज़ को आर्गू किया कि नैब का परव्यू खत्म करो। अगर हमने प्रोसिक्यूट किया होता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो आज क्या हम ये $6 बिलियन दे रहे होते या इस पर कंटेस्ट कर रहे होते, और रूजवेल्ट होटल आज हमारी मलकियत नहीं, अब कंटेस्टेड स्टेटस में आ गया?
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, हुआ यही है, बदकिस्मती यही है इस मुल्क की, और इसी की बात कल प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे कि जितनी भी माजी में हमारी इंटरनेशनल जितनी भी लिटिगेशंस है, पहले ये है कि वो हम सब हारी हैं हमने। उसकी क्या वजूहत हैं? आया क्या वो लॉयर्स गलत चूज़ किए जाते हैं, या जानबूझकर गलत लॉयर्स चूज़ किए जाते हैं, जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐसे फ्रेम किया जाता है जिससे कि हमारे केसेस वीक हों? और ये फिर जो सब्सिक्वेंट जितनी भी हुकूमतें रही हैं, उन्होंने ये NRO के तौर पे इस्तेमाल किए हैं। ये उन्होंने वो इसको एज आ टूल इस्तेमाल किया है ब्लैकमेल के लिए, लोगों को लाइन में लाने के लिए, और मुल्की मफादात में अपनी शायद बंदर बांट भी उसमें हुई हो, और हुई होगी डेफिनेटली, कि ये अलमिया यही है कि इस मुल्क को एक कल्चर को एक रेंट सीकिंग कल्चर बना दिया गया है, जिसमें कि एक ऐसा जो भी सोसाइटी में लोग रहते हैं उसमें जो वो माफियाज हैं जो कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट के साथ, पॉलिटिकल पैट्रनेज के अंडर, और वो उन्होंने ऑपरेट किया, ऑपरेट करते थे, अब भी ऑपरेट कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी हुकूमत में, लेकिन प्रॉब्लम डिफरेंस क्या है कि अब अगर प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हैं तो उनमें उनकी मॉरल स्टैंडिंग क्या है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आया ये वो प्राइम मिनिस्टर है, 35 साल में हमें वो पहला प्राइम मिनिस्टर मिला है जिसका कोई अपना जाती कारोबार नहीं है, हमें वो प्राइम मिनिस्टर मिला है जिसकी कोई बिजनेसेस नहीं है, उसकी बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है, वो अपने घर में रहता है, और वो एक ऐसी जद्दोजहद। लेकिन आपके पास ऐसे तो तमाम लोग मौजूद हैं जिनके बिजनेसेस भी बाहर हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज भी बाहर हैं, जो तनख्वाह और पेंशन आज भी बाहर से ले रहे हैं, उनको बिठाने की क्या जरूरत है? यानी कि वजीर आजम साहब का तो इस हवाले से बिल्कुल सवाल नहीं आ रहा, लेकिन उनके मुशीर, उनके एडवाइजर्स, बल्कि आपको एक मिसाल ही दे देते हैं, डॉक्टर हुसैन साहब माशाल्लाह बहुत काबिल होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने एक किताब भी लिखी, और उस किताब में बाकायदा शहबाज शरीफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस की उन्होंने तारीफ की है, और उनको एडवाइजर फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस दिया गया। नाज़रीन, उनके जो अमेरिका में असासा जाते हैं, सिर्फ अमेरिका में $20 मिलियन के अपनी एहलिया के नाम पे अमेरिका में सिर्फ असासे हैं। आज तक पाकिस्तान वो असासे नहीं लेके आए। इसकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों में बनती है 3 अरब रुपए। और आज भी जब उनसे सवाल किया गया कि पेंशन आप सैलरी कहां से लेते हैं, ना पेंशन कितनी है, तो आज भी वो वर्ल्ड बैंक के पे रोल पे हैं। और हुकूमत में स्टेटस क्या है? फेडरल मिनिस्टर एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी इदारों को सही करना, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को सही करना, ब्यूरोक्रेसी को सही करना। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस 1 खरब से ज्यादा के नुकसानात पे पहुंच चुके हैं, और आज तक पिछले 2.5 साल में कौन सी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुई है? वर्ल्ड बैंक फंडेड, वर्ल्ड बैंक के पेंशन याफ्ता शख्सियत से, उन्हीं से खुद सुन ले, क्योंकि आपको शायद मेरी बात का यकीन आ भी जाए, लेकिन जब आप खुद सुनेंगे तो आपको ज्यादा यकीन आएगा। तो आप सर एक और सवाल है, पर्सनल सा है, अगर आप खुद कितनी पेंशन ले रहे हैं, कितनी? मैं तो वर्ल्ड बैंक से ले रहा हूँ तनख्वाह, बस। स्टेट बैंक से भी ले? स्टेट बैंक में कोई पेंशन नहीं होती है जी। किसी ने मुझसे यही सवाल कई दफा पूछा है कि आपने सिविल सर्विस से ली थी, मैंने कहा नहीं। आपने स्टेट बैंक से ली थी, मैंने कहा नहीं। मैंने IBA से ली थी, मैंने कहा नहीं। सिर्फ मुझे वर्ल्ड बैंक से तनख्वाह मिल रही है। जी नाज़रीन, सिर्फ वर्ल्ड बैंक से तनख्वाह, जिसका मतलब है कि पेंशन मिल रही है। सिविल सर्विस की पेंशन ऑब्वियसली चंद रुपयों में होगी, स्टेट बैंक की रुपयों में होगी, वर्ल्ड बैंक की जो पेंशन है वो डॉलर्स में होगी, तो उन्हें डॉलर शायद ज़्यादा पसंद है। तो सेनेटर शिबली फराज साहब, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में कुछ डिलीवरी हुई है? आज तक मुझे 3 आप गिनवा सकते हैं कि ये डिलीवर हो गया और इससे तब्दीली आ गई है, ब्यूरोक्रेसी ने काम करना शुरू कर दिया है, और ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने गलत लिखा है कि ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट नहीं कर रही। देखें, जहाँ तक के रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का, तो उसमें इशरत साहब ने काम किया है। जितनी भी हमारी 400 से ज़्यादा जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, उनको कुछ का मर्जर किया, उसकी रैशनलाइजेशन की है। ये आई एम श्योर कि एक बड़ा एक सब्र आजमा काम होता है, जिसमें कि आप इदारों को मर्ज भी करते हैं, आप कुछ को बंद भी करते हैं, और जो शुरू में जो हमारा जो टारगेट था उस पे हम तकरीबन जो है तो पहुंच गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी ये फास्ट फॉरवर्ड, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये इस पे अपना वो किया है। अल्लाह डॉक्टर इशरत हुसैन को लंबी उम्र दे, लंबी सेहत दे, उनके 3 अरब के $20 मिलियन के हिसाब से अमेरिका में वहां जाके एंजॉय भी कर सकते हैं। अपने दौर में ये पाकिस्तान में बेहतरी नहीं ला सके। PTI जिसका मैंडेट था कि जो इदारे बीमार हैं उनको हमने सही करके चलाने, 1 करोड़ नौकरियां देनी है, आपने एक ऐसा शख्स रख लिया जो कि वर्ल्ड बैंक का अभी भी पेंशन ले रहा है, और हुएवर पेज यू फॉर योर
फूड एंड ड्रिंक्स, आप उसी का एजेंडा लेके चल रहे होते हैं। वो पीटीआई के एजेंडे से मुताबिकत रखते थे। ये असद उमर के वो बयानात कहाँ हुए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क्या हुए, और ऐसी शख्सियात को जो अरसे दराज से इस निज़ाम में जो कैंसर है उसकी वजूहात में शामिल है, आप उनको साथ लेके चलना चाहेंगे? और एक फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस और एडवाइजर रखा हुआ है आपने। देखिए, इसमें तो कोई ये वो नया चेहरा है जिसका वादा किया गया। देखें, हम चूंकि जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कल कहा कि हम एक ऐसी गवर्नमेंट थे जिसमें कि कई लोग नए थे। हमारे कितने पार्लियामेंटेरियंस जो पहली दफा पार्लियामेंट में आए, बशमूल सेनेटर शिबली फराज ने जो डिलीवर किया पार्लियामेंट में, आपने बाकायदा तौर पे पावर सेक्टर पे आपने रिपोर्ट दी और बहुत अच्छी डिटेल्ड रिपोर्ट, और शौकत तरीन ने भी वही फार्मूला पेश किया है जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिया था। मुराद सईद साहब, बल्कि आपने जो कॉमर्स में भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, आपने आईटी के वहां पे अंडर इनवॉइसिंग के केसेस पकड़े हुए हैं। बाकी भी मैं आता हूं, मेरे पास मैंने कुछ काफी काम किया है। मुराद सईद साहब ले लें, डॉक्टर शीरी मजारी ले लें, हमाद अजहर, असद उमर, फवाद चौधरी तो खैर पावर कॉरिडोर्स का था वजीर, पहली दफा शायद बने, फैसल वाडा, या ओरिजिनल पीटीआई के चेहरे, इनमें कोई कमी है इनकी परफॉर्मेंस में, या इन पे कोई शक है, या और आपके जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, एमएनएज इलेक्टेड बैठे हैं, उनमें टैलेंट नहीं है, लेकिन एक माशाल्लाह वर्ल्ड बैंक के पेंशन वाले शख्सियत की जो शुरू से निजाम का हिस्सा रहा है, हर निजाम का हिस्सा रहा है, वो डिलीवर करके देगा आपको? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पार्लियामेंट में बड़े कुछ यंग और बड़े टैलेंटेड एमएनएज भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, और आइडियल सिचुएशन में चूंकि हमारी जब हुकूमत आई थी तो हमें चाहिए थे कुछ एक्सपीरियंस लोग, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया जिसमें कि हमें अपनी पार्टी के जो चेहरे हैं, हमारी पार्टी के जो टैलेंटेड एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंशाल्लाह। बहुत अच्छी शख्सियत है, पर्सनली मैं उन्हें पसंद भी करता हूँ, माशाल्लाह इंप्रेसिव पर्सनैलिटी है। मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, पुराने सियासतदान हैं, बड़े ख़ानदानी आदमी हैं। चेयरमैन है प्राइवेटाइजेशन कमीशन के। आज की तारीख तक, बिल्कुल अदील ने तस्वीर भी चला दी उनकी, आज की तारीख तक जब मैं सेनेटर शिबली फराज से ये सवाल कर रहा हूँ, और आपने माशाल्लाह एक तो सही करना था, इदारों को छोड़ दें, इनको टास्क दिया गया जी प्राइवेटाइजेशन का, 2.5 साल में कोई एक इदारा जो प्राइवेटाइज हुआ आज की तारीख में? जी, ये बदकिस्मती से प्राइवेटाइजेशन कमीशन हमेशा रहा है, इवन पिछली गवर्नमेंट्स में भी जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो कोई बिलो पार थी। और अभी जाहिर है कि हमारी मुल्क में देखें जी इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है। ठीक नहीं करनी, इन्होंने सिर्फ बेचना है, बेची भी नहीं जा रही इनसे। बिल्कुल, लेकिन इसमें बेचने में भी जो है तो इट्स इजी सेड एंड डन कि जितनी कई चीजें रास्ते में हायल हो जाती हैं। अब मसलन अगर आप एक प्राइवेटाइजेशन, ये जो है आपका कन्वेंशन सेंटर है, इसको प्राइवेटाइज करना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बल्कि हम उम्मीद करते हैं 21 तारीख को, 21 अप्रैल को इसकी जो है तो बिड्स वगैरह खुलेंगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एक साइकिल है ये ब्रेक हो। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो, लेकिन साथ में हमारे जो कवानीन हैं, हमारी जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है लेबर की एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसके जो डेट्स हैं, तो उसमें ये भी नहीं है कि आप जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो असासे हैं उसको बिल्कुल आप कौड़ियों को मेल बेच दें। तो ये भी है कि आप इसमें कई कंसिडरेशंस लेनी पड़ती हैं, और फिर एक पॉलिटिकल शख्स जो है तो वो जाहिर है जिस तरह के आप। सर, आप तो माशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते रहे हैं, बहुत अच्छे बैंकर भी थे आप, पायलट भी हैं माशाल्लाह। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, अगर आज सिर्फ पिछले 2.5 साल और आप कह रहे हैं पिछली हुकूमतों में नहीं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पर्क्स, प्रिविलेजेस, सैलरी, पेंशन निकाल ली जाए, और 2.5 साल में जो काम किया है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में पॉजिटिव मार्कशीट नजर आएगी? देखें, जहां तक प्राइवेटाइजेशन का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि उसमें पिछले 2.5 साल में जी उसमें जो है तो होना चाहिए था, प्रोग्रेस होनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आपको मजीद ऐसी चीजें बताएंगे कि आप खुद चौंक जाएंगे कि एक चीज होती है कि नीयत भी मौजूद है, टैलेंट भी मौजूद है, लोग भी मौजूद हैं, लेकिन फिर मीर भी क्या सादा हैं कि बीमार हुए जिसके सबब। और सेनेटर शिबली फराज साहब का शुक्रिया, उन्होंने तसी की शेर की, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। एक वक्फे के बाद नाज़रीन आपको बताएंगे कि चले हुए कारतूस कौन है और उन्होंने क्या किया, और इंडिया के साथ जो फियास्को होने जा रहा था, कौन से सौदागर ये कश्मीर का सौदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो 5 अगस्त को स्टेप हुआ और फिर वज़ीर आज़म ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया, उसमें किसका नाम आ रहा है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वीकेंड के करीब आके हमें पता लगा कि हमाद अजहर साहब को वज़ीर ख़जाना बनाने के बाद उनके सर के ऊपर यह फैसला किया गया कि एक और कमेटी बना दी जाए जिसमें
ज़्यादातर वही चले हुए कारतूस जिनकी वजह से पाकिस्तान का माशी निज़ाम आज इस जगह पे पहुंचा है, जिस वजह से आज कर्जे यहाँ पे पहुंचे, जिस वजह से रेंटल पावर प्लांट्स की डील्स हुई, IPPs की डील्स जिनके अदवार में हुई, जिन लोगों के अदवार में पाकिस्तान के माशी हालात यहाँ पे पहुंचे, उनमें से बहुत से उसे एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स कुछ इस तरह की चीज़ बनाई गई। और फिर पहले आ रहा था कि जी कन्वीनर बनाया जाएगा शौकत तरीन साहब को, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी रहे, बहुत अच्छी शख्सियत के यकीनन मालिक हैं, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, बैंक के मालिक भी हैं। और ये वो बैंक है जिसको जनवरी में शायद फौजी फाउंडेशन को बेचने की कोशिश की गई और फौजी फाउंडेशन ने इंटरेस्ट का इजहार किया, लेकिन फौजी फाउंडेशन ने फिर हाथ खींच लिया। और अब वही लोग इसमें हैं जो स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी एक्टिव होते हैं। और शौकत तरीन साहब पावर कॉरिडोर्स के पुराने खिलाड़ी हैं, और इतने पुराने खिलाड़ी हैं कि इनके खिलाफ नैब केसेस हैं, और इतने कॉन्फिडेंट हैं, शर्तें रखते हैं, जिस तरह के हुकूमत में और लोग भी बैठे हैं, नैब को ख़त्म करें, बंद करें, बिजनेसमैन को इनके परव्यू से निकालें, क्योंकि यही बिजनेसमैन है। जब हम फेक अकाउंट केस देखते हैं तो इन तमाम बिजनेसमैनों के बैंक्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब हम शुगर स्कैंडल में आते हैं तो जो जाली खाते इन्होंने बिलियंस के बनाए हुए, यही बैंकर्स बैठ के वहां पे फैसिलिटेट करते हैं। और एक बैंकर की बात नहीं कर रहा, मुतअद्दद बैंकर्स, और बैंक्स के नाम बाकायदा तौर पे FIA की रिपोर्ट्स में कि कौन कौन किस तरह से फैसिलिटेट करता है। और बैंकिंग इंडस्ट्री वाले जो लोग होते हैं वो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म तो हमें बताया करते थे कि हुकूमत और कारोबारी शख्सियात इन दोनों को आपस में नहीं बैठना चाहिए। और करप्शन के खिलाफ तो तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल स्टैंड है। तो मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, शौकत तरीन साहब ने जो शर्त रखी उसकी वजह क्या है, और ये वो तमाम केसेस हैं RPP के जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे बने, और बैकग्राउंड में कोशिश होती रही कि ना किसी तरह इनका नाम निकाला जाए, इनको एग्जोनरेट किया जाए। क्योंकि जब फौजी फाउंडेशन जैसा बड़ा इदारा बिलियंस के एवज इनका बैंक खरीदने की बातचीत कर रहा हो, तो आप इनके कॉन्टेक्स्ट का और अप्रोच का और रीच का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस ये राइट क्वार्टर्स में बकौल इनके इंजॉय भी करते हैं, और उसको कहा यह जाता है पावर कॉरिडोर्स में कि फ्लॉन्ट भी करते हैं। इसी वजह से शायद नैब ने आज तक इतने केसेस होने के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म को तो पकड़ लेते हैं, साबिक वज़ीर आला को तो पकड़ लेते हैं, अंदर डाल देते हैं, इनको आज तक अरेस्ट नहीं किया जा सका। इन पे केसेस नाज़रीन, वाल्टर पावर्स इंटरनेशनल को रेंटल पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट देने पर शौकत तरीन पर नैब केस है, जिसकी तहकीकात मुकम्मल होगी और रेफरेंस फाइल हो चुका है। टेक्नो पावर को रेंटल पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट देने पर शौकत तरीन पर नैब केस एहतसाब अदालत में ज़ेर इल्तवा है। रेशमा पावर जनरेशन को रेंटल पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट देने पर नैब का केस है, जिसका रेफरेंस दायर हो चुका है। गल्फ रेंटल पावर प्लांट को रेंटल पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट देने पर नैब केस है, जिसका रेफरेंस दायर हो चुका है। यंगजिन पावर को रेंटल पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट देने पर शौकत तरीन पर नैब केस है, जिसका रेफरेंस दायर हो चुका है। टेक्नो इंजीनियरिंग और पाकिस्तान पावर रिसोर्सेज को रेंटल पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट देने पर नैब ने रेफरेंस दायर किया, जिसमें शौकत तरीन समेत तमाम मुल्जिमान बरी हो चुके हैं, जिस पर नैब ने फैसले के खिलाफ अपील कर रखी है। ये तमाम केसेस नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेंटल पावर प्लांट्स के कॉन्ट्रैक्ट देने पर नैब को हुक्म दिया था कि इसकी तहकीकात करे और मुनासिब कार्रवाई करे। आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर इन्होंने कहा कि जनाब जब तक ये नैब के केसेस चल रहे हैं तो मैं कैसे आ सकता हूँ, मतलब ये के केसेस ख़त्म करो और फिर मैं हुकूमत ज्वाइन करूँगा। देखते हैं क्या कहा उन्होंने। ये भी मेरे से पूछा गया कि मैं किसी ओहदे पे आना पसंद करूंगा कि नहीं, तो मैंने उनको कहा कि देखें इस वक्त मेरा एक नैब ने अपील की हुई है हाई कोर्ट में, तो ये अपील जिस वक्त भी खत्म हुई तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि हम कोई और मुस्बत रोल मैं ले सकता हूँ या नहीं। मेरा प्रिंसिपल है कि मैं अगर मेरे पर कोई केस अगर बना हुआ है, हालांकि ये इस वक्त तो ये ओनस जो है वो नैब पे है कि वो अपनी अपील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो उन्होंने बरी कर दिया है, लेकिन फिर भी एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आई वुड जस्ट नॉट लाइक टू टेक अ पोजीशन एज ऑफ नाउ, एंड होपफुली नियर फ्यूचर ये अगर डिसाइड हो जाता है तो फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तो वो इंशाल्लाह करेंगे। यानी कि अगर ये डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद अगर आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफर की जाती है तो फिर आप कबूल कर लेंगे? बिल्कुल जी नाज़रीन, ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था वज़ीर आज़म को भी और तमाम इदारों को भी, तमाम कुव्वतों के भी। जनाब मेरे ये जो नैब के केसेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे बने, इनको फारिग करें और मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि हमाद अजहर साहब माशाल्लाह वो भी शायद फ़ॉरेन क्वालिफाइड भी हैं, PTI के साथ हैं, PTI का दिफा भी अच्छा करते हैं, और अभी तक शायद डिस्पाइट द फैक्ट कि एक पोलिटिकल बैकग्राउंड, एक सियासी ख़ानदान घराने से ताल्लुक़ है,
अपने उस तरह के खांचे कुछ ज़्यादा अभी तक इनकी खबरें नहीं आई और बड़ी कमिटमेंट से काम भी करते हैं। उतने एक्सपीरियंस नहीं है जिस तरह के चले हुए बाकी कारतूसों का हमने आपको जिक्र करके बताया कि सिस्टम को मैनिपुलेट कैसे करना है। शायद आगे जाके अहमद अजहर भी सीख जाएं, लेकिन अभी तक शायद उस तरह से सीखे नहीं है, लेकिन डेडिकेशन के साथ और हार्डवर्क के साथ काम करते हैं। मेरा सवाल ये कि इनमें अहमद अजहर में कमी क्या है कि पुराने चले हुए कारतूस ला के सर पे बिठाने, और बड़े प्रिंसिपल आदमी है शौकत तरीन साहब, आपने खुद भी सुना, वाकई बड़े प्रिंसिपल आदमी, और इतने प्रिंसिपल्ड आदमी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो 2.5 साल कारकर्दगी है, जो वजीर आजम कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, शौकत तरीन क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बेसिकली जो ग्रोथ थी इस वक्त 5.5% की, वो जरूर ये थी कि आप उसको एक डेट सपोर्टेड वो ग्रोथ थी, तो उसकी वजह से आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत बड़ा कर दिया। ठीक है, उसको आप हैंडल करते, लेकिन अगर 7% आपका कोर इन्फ्लेशन है और 13.25% पे आप इंटरेस्ट रेट लेके चले गए, और फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट है उस वक्त 112-115 पे फिर रहा था, और आप उठा के उसमें 165 पे लेके चले, तो आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क ही करके रख दिया ना। और उसके बाद फिर आपने सारी चीजें बढ़ा दी, आपने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, गैस के रेट्स बढ़ा दिए, पेट्रोल, एवरीथिंग जस्ट वेंट अप। सो उससे ये हुआ कि डिमांड तो उड़ गई है, जब मईशत बैठ गई तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। जाहिर है जब आपने एक्सचेंज रेट को इतना ज्यादा कर दिया तो उसके इन्फ्लेशन ज्यादा हुई, फूड प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल में शुरू के बीच में नेगोशिएशन जो थी वो ठीक नहीं हुई। अब जो है हम इसमें फंसे हुए हैं और हमें ये देखना है कि हमने इसको कैसे टैकल करना है गोइंग फॉरवर्ड। जी नाज़रीन, और ये फार्मूला शायद इन्हीं के पास है। सेंटर शिबली फराज साहब, मेरे अल्फाज नहीं है, शौकत तरीन साहब जिनके पीछे आप लोग आजकल पता नहीं कितने मोहब्बत और चाह से उनको लाना चाह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी गालिबन ऑफर की है, वो कह रहे हैं आपने तो मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया 2.5 साल में। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जैसे पश्तो में कहावत है कि जो निशानाबाज, जो तमाशबीन होता है वो निशाने की बिल्कुल बुल्स आई में वो मारता है। तमाशबीन द नख मंजूली, ये पश्तो में कहते हैं। अब शौकत तरीन साहब ने जो बातें की हैं मैं तो उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। हालांकि मेरा वो तजुर्बा नहीं है, बैंकर मैं भी रह चुका हूँ, और एक बेसिक्स चीज़ है कि जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो हमेशा बुनियादी तौर पे एक जो जिसको कि रियल इंटरेस्ट रेट्स कहते हैं, तो आपकी इन्फ्लेशन के मुताबिक होते हैं। मसलन अगर इन्फ्लेशन 10% है तो आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 12% के करीब होंगे, क्योंकि आपकी जो 2% है वो आपकी रियल इनकम है। बाकी जो है जो इन्फ्लेशन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स, तरीन साहब को नहीं पता जब ये बात देखिए शौकत तरीन साहब जो भी बात कर रहे हैं वो जाहिर है कि अपना एक बिजनेस भी किया है, उन्होंने बैंक्स भी चलाते रहे हैं, लेकिन मैं जो बेड़ा गर्क किया, नहीं, मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें जी, जब हमने जब खास तौर पे अभी ये कहना बातें शायद कहना बड़ी आसान हो जाए, लेकिन जब हमें हुकूमत मिली जिसमें कि हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे, उसमें हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो किसी तरफ भी जा सकता था। हमारे पास जो हमारे जो रिजर्व्स थे वो बिल्कुल मिनिमम लेवल पे थे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते की इंपोर्ट्स के लिए काफी थे। ये भी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने मईशत बेहतर चला ली थी, जो आज ये मशवरे दे रहे हैं ये चीजें इनको नहीं पता। नहीं, मैं तो ये कहूंगा ना कि जो हमारी हुकूमत ने जब आए तो हमने ये जो अगर ये कहा जा रहा है कि 2-2.5 साल में जो है तो वो ठीक नहीं हुआ, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि मैं आपको जस्ट वॉक यू थ्रू कि $20 अरब के अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो इतना मेजर, उसको आपने जीरो पे न करके ये वो फाइन चीजें हैं कि जो सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये एक शख्स बैंक का ओनर है, बैंक इनका प्रॉफिट में जा रहा है और फौजी फाउंडेशन भी पीछे हट गया उसको बेचने की उसका तो जी मुझे नहीं पता कि कितना प्रॉफिट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, लॉस में जा रहा है। बैंक सही तरह से चला नहीं तो मुल्क की मईशत चलाने के लिए मशवरे आपकी हुकूमत इनसे लेगी। देखें, इनका जो रोल है वो एडवाइजरी रोल है, और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें एक पूरी टीम है, उसमें कोई 15-20 लोग हैं जिसमें के मुख्तलिफ वो आइडियाज देते हैं, उसको फिर वो किया जाता है। खबरें चल रही हैं कि अहमद अजहर डमी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे और पीछे बैठ के ये चलाएंगे। देखें, प्राइम मिनिस्टर की आपको मैं एक क्वालिटी बताऊं, बहुत क्वालिटीज हैं, उसमें से एक ये है कि वो हमेशा वो जानते हैं, वो रिस्क भी लेते हैं। उन्होंने अहमद अजहर, आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में इंजमाम जिसको कि पहला डेब्यू था, उसका मतलब है एक बिल्कुल नया खिलाड़ी था, और उसको वर्ल्ड कप जैसे मैच में उसको प्रमोट करके भेज दिया, वो इंजमामुल हक बन गया। जो हमारे जो इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अहमद अजहर, एक प्रोमिसिंग यंग मैन जो कि आर्टिकुलेट भी है, जो कि चीज़ों को समझता भी है, उसका एक्सपीरियंस भी
उसको कोई इतना इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह हम यही समझते हैं। तो खैर आप लोगों ने खुद भी पॉइंट आउट किया कि जो ईसीसी को जब उन्होंने पहली दफ़ा चेयर किया तो उस पर उनको किसी ने गलत बयानी भी की कि जनाब वज़ीर आज़म जो हैं वो इंडिया से ट्रेड की उन्होंने इजाज़त दे दी है, तो आप इसको अप्रूव कर दें। और मैं स्पेसिफिक हो जाता हूँ थोड़ा कि रज़ाक दाऊद साहब ने कहा उनको ये बात, और क्योंकि नाज़रीन रज़ाक दाऊद साहब की उससे पहले ट्वीट बाकायदा तौर पर मंजर आम पे उनकी ट्विटर टाइमलाइन पे, जिसमें वो बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि भारत से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड खोलने के लिए और कॉटन यार्न मंगवाने के लिए बाय लैंड रूट तमाम इकदाम किए जाने चाहिए और इसमें समरी पेश की जाएगी ईसीसी को, ताकि मुल्क में कपास और यार्न अगले आने वाले महीनों में मौजूद रहे। और मैं नाज़रीन आपको सेनेटर शिबली फराज साहब बाकायदा तौर पे माशाल्लाह से चेयरमैन भी रह चुके हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और एक मीटिंग में इन्होंने जिस तरह से, बल्कि मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं, जिस तरह शुगर स्कैंडल हुआ, शुगर एडवाइजरी बोर्ड के जो चेयरमैन थे रज़ाक दाऊद साहब थे, जिनको कि कमेटी रिपोर्ट आने के बाद सिर्फ शुगर एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन से हटा दिया गया। पेट्रोलियम कमीशन में भी इनका किरदार है, 8 और 18 जून की जो मीटिंग्स हैं उसमें भी इनका नाम आता है। इनकी आईपी को 14 अरब रुपए मिलने, और जिस तरह ये अब कहा जा रहा है कि जी मुल्क में कपास की कमी हो गई है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सेनेटर शिबली फराज साहब ने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पॉइंट आउट किया था और ये सवाल किया था कि जनाब ये एक्सपोर्ट ऑफ यार्न की किसने इजाजत दे दी है? शुगर एंड राइस वर्थ 1 बिलियन टू चाइना, ऑफ विच 700 मिलियन वॉज ओनली यार्न। और इससे इन्होंने बाकायदा इस कमेटी में कहा कि जनाब इससे हमारी लोकल इंडस्ट्री को शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो सेनेटर वजीर खटक ने कमेटी को बताया कि जनाब पीएम के एडवाइजर कॉमर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री रज़ाक दाऊद साहब चाइना गए थे और चाइनीज डिमांड आई थी और उन्होंने कहा कि जी सरप्लस कॉटन यार्न विल बी एक्सपोर्टेड टू चाइना। तो ये फैसला हुआ जिसकी वजह से रज़ाक दाऊद साहब पहले एक्सपोर्ट करते हैं, शुगर का भी यही काम किया इन्होंने, कॉटन का भी यही काम किया, अब इंपोर्ट करो और वो भी इंडिया से, जबकि वज़ीर आज़म की लाइन बड़ी क्लियर थी कि जब तक 5 अगस्त के रिवर्स नहीं होते तो हम ये नहीं करेंगे। ये सारा किरदार था इनका। देखिए जी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक कि ये इस पर्टिकुलर इशू का ताल्लुक है जिसमें कि ये काफ़ी मीडिया पे बात हुई, जो एक्चुअल फैक्ट है वो ये है कि देखें ईसीसी जो है ना वो एक ऐसा इदारा है जिसमें कि टेक्नोक्रेट्स भी बैठे होते हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी बैठे होते हैं, लेकिन वो असेस करता है उसकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है, उसकी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है उस ट्रांजैक्शन की, उसको इवैल्यूएट करते हैं, फिर अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। वो चीज़ आती है कैबिनेट में। कैबिनेट में चूंकि पॉलिटिकल लोग बैठे होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि जवाबदेह होते हैं, सौदागर बैठे होते हैं तो वो सौदा करने की बात करेंगे, नॉट नेसेसरली, पॉलिटिशियन उसमें आवाम को जवाब देना होता है। नहीं, नॉट नेसेसरली। रज़ाक दाऊद साहब सौदागर नहीं है। नहीं, देखिए बात ये है रज़ाक दाऊद साहब सौदागर नहीं है। नहीं, फारूक अपना रज़ाक दाऊद साहब के अपने बिजनेस होगा, वो मैं उससे वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें सिर्फ रज़ाक दाऊद साहब नहीं बैठे होते, उसमें और भी बहुत से लोग टेक्नोक्रेट्स भी बैठे होते हैं और उनका काम जिस तरह मैंने कहा है कि वो असेस करते हैं। असिस्ट एडवाइजर नहीं कहा ना कि इंडिया के साथ ट्रेड करो, इन्हें नहीं पता था 5 अगस्त का स्टेप है, रिवर्स नहीं हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का डिसीजन है, पार्लिमान की रेजोल्यूशन मौजूद है, सेनेट की रेजोल्यूशन है, नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन है, और इस तरह के एडवाइजर जो कि खुद आपने कहा सौदागर है, वो कश्मीर पे सौदे की बात कर रहे हैं। नहीं, कश्मीर के सौदे पे किसी ने बात नहीं की और ना कोई कर सकता है, ना किसी को कोई अलाउ करेगा और ना उन्होंने की इजाजत है। नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आज आपको सिर्फ 2-3 मिसालें दी और बताया है कि जो तहरीक इंसाफ के ओरिजिनल वजीर हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं और जो इतने चले हुए कारतूस हैं उनकी परफॉर्मेंस पे जब आप आते हैं तो आपको पता लगता है कि क्राइसिस सारे वहाँ से जनरेट हो रहे हैं। और सेनेटर शिबली फराज साहब जो आपको बतौर चेयरमैन सर्कुलर डेट पे आपने सेनेट की एक रिपोर्ट निकाली, चेयरमैन कॉमर्स की, आपको नज़र आ गया कि जी ये कॉटन एक्सपोर्ट, यार्न एक्सपोर्ट हो रहा है, शॉर्टेज होगी, तो ये आपके एडवाइज़र साहब और एनर्जी में नज़र नहीं आती। और वज़ीर आज़म साहब को आप जैसे पार्टी के डेडिकेटेड कमिटेड लोग मिनिस्टर फॉर कॉमर्स या मिनिस्टर फॉर एनर्जी बनाने के लिए क्यों नहीं नज़र आते? नहीं जी, देखें ये मुझे तो असाइनमेंट मिली हुई है और प्राइम मिनिस्टर साहब ज़ाहिर है कि वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनके पास बेस्ट टीम हो, और वो टीम बिकॉज उनकी फॉर्मूला क्या है कि आपको चीज़ें नज़र आ जाती हैं, आप कमेटीज़ में बैठते हैं, आपके लिए बेसिक आप क्या चीज़ सामने रखते हैं कि इस बेसिस पे मैंने लेके चलनी है चीज़ें? देखिए बुनियादी जो एक तो ये होता है कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है, कितना नॉलेज है, और जो सबसे अहम बात है जो कि आपको एक ख़ास मंजिल तक पहुंचाती है वो ये है कि आपको जब सेल्फ इंटरेस्ट कोई नहीं होता तो
तो आप मंजिल पे बड़े जल्दी पहुंच जाते हैं और आप अवाम के फायदे के लिए फैसले और जाहिर है कि आप अवाम के लिए सोचते हैं और अपनी हुकूमत और अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ये सारी चीज़ें मिल के हमें एक खास। वज़ीर आज़म साहब जो कहते थे कि बिजनेस और हुकूमत इकट्ठे नहीं चल सकती, वो बात पिछले 2.5 साल में उस पर अमल हुआ एज फार एज कैबिनेट इज कंसर्न? देखिए, नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो इस मामले में बड़े वो हैं। जाहिर है, देखें, आपको ये देखना होगा जब प्राइम मिनिस्टर का खुद कोई इंटरेस्ट नहीं है, खुद कोई कारोबारी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्यों इस किस्म की चीज़ को इनकरेज करेंगे? नहीं, लेकिन इस तरह की चीज़ें तो मौजूद हैं और वज़ीर आज़म साहब को यकीन रखना चाहिए कि ये चले हुए कारतूस के आइंदा 2.5 साल डिलीवर कर सकेंगे। या सेनेटर शिबली फराज साहब, मुराद सईद, शीरी मज़ारी, फैसल वाडा, फवाद चौधरी और दीगर जो यंग टीम है, अमाद अजहर, उन पे ट्रस्ट करके उस टीम को आगे लेके जाया जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अपनी पार्टी पर रिलाई किया जाए या नहीं। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen